नमस्ते। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ रोज की तरह जुड़े हैं सेठी सर। एंड वी हैव कमलेश शाह सर जो कि एक्स बैंकर और कस्टोडियन रह चुके हैं। तो नमस्ते आप दोनों को। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। कमलेश जी, प्रिया जी, नमस्कार। नमस्ते। दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जी जी। तो सर पहले मार्केट देखते हैं एज यूजुअल। और 2 दिन मार्केट काफी ऊपर रहा, काफी बढ़िया किया और आज रेड में नजर आया है। एट दिस आवर नून टाइम है और सेंसेक्स जो है 74,074 पे है। और निफ्टी 50 जो है 22,950 पे है। 355 पॉइंट्स डाउन एंड सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स डाउन। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, ICICI बैंक एंड भारती एयरटेल। Top five gainers: ONGC, TCS, Wipro, Nestle, and Sun Pharma. Top five losers: TMPV, Shriram Finance, Interglobe Aviation, Bajaj Finance, and Reliance. बाजार ऊपर होने के कई सारे कारण हैं। प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है क्योंकि 2 दिन मार्केट ने रैली किया था, 3.5% ऊपर देखा था सारे इक्विटीज को। तो आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है इज एज इज यूएस ने अपनी डेडलाइन जो है वो डिले की है टू स्ट्राइक ईरान अगेन। तो 6 अप्रैल तक वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन ईरान जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उनको टॉक्स में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इट इज अ वन साइडेड अफेयर एंड इट इज अनफेयर। इसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है। इट इज क्रॉस $100 पर बैरल। एशिया की मार्केट भी नीचे है। अगर हम देखें तो शंघाई, हैंगसेंग, कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट सभी नीचे हैं। वॉल स्ट्रीट जो है वो भी फ्यूचर्स नीचे नजर आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो काफी स्ट्रांग है, वी कैन एब्जॉर्ब द शॉक। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इसी तरह ऊपर रहे और गैस की अवेलेबिलिटी जो है उसमें भी इशू आता है तो कहीं जाके इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इसका असर हो सकता है। रूपी भी हम देख रहे हैं कि वीक है, क्रैश हुआ है टू ऑल टाइम लो विच इज बिलो 94 टू $1, 94 रुपीज टू $1। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी के अलावा सारे सेक्टर्स जो हैं वो नीचे हैं, रेड में है। PSU बैंक, कैपिटल गुड्स, FMCG, रियल्टी, इंफ्रा ये सारे डाउन है 1 to 2%। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो भी 1% डाउन है। तो सबसे पहले कमलेश जी से पूछते हैं कि सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन द मार्केट टू बिगिन विद। प्रिया जी, आज एक्सपेक्टेड था ही कि मार्केट नीचे होगा, हम्म। क्योंकि लास्ट 2 दिन जिस प्रकार से जी। थोड़ी बाइंग वगैरह आई थी। एक हम्म। ये कारण था, और दूसरा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो 5 दिन के लिए सीज फायर डिक्लेयर किया था, हम्म। लेकिन कल के जो वापस जो स्टेटमेंट थे जिसमें फिर जी। से ईरान को वार्निंग दे रहे हैं, हम्म। और मिलिट्री ट्रूप्स वो लोग वहां ईरान को ग्राउंड लेवल पे उतारने की बात कर रहे हैं। हम्म। तो अभी भी युद्ध का जो माहौल है ना, वो तो वैसे ही बनाया हुआ है। जी। एक और ये लोग निगोशिएशंस की, टॉक्स की यूएस कंसिस्टेंटली बात करता है, हम्म। दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम्म। तो मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूशंस हो या इंडिविजुअल हो, मार्केट में एवरीबडी इज वेरी कॉशियस। हम्म। लोग कोई नया फ्रेश बाइंग का सोच नहीं रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉफिट टेकिंग का दिन है, लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। जिन लोगों के कुछ ओपन पोजीशंस खड़े हुए हैं, वो भी कुछ लोग क्लोज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं मानता हूँ आज मार्केट वापस नीचे है। लेकिन प्रिया जी, मैं ये कहूँगा कि जब तक ये वॉर का कोई निर्णायक सॉल्यूशंस नहीं आता ना, तब तक हम्म। मार्केट इस प्रकार से वॉलेटाइल रहेगी। और देखिए, पहले हम देखते थे तो दिन के 1%, 1.5% के मूवमेंट होते थे सेंसेक्स और निफ्टी के। जी। लेकिन अभी कभी कभी हम लोग देखते तो 1.5-2% तक हो रहा है। हम्म। यानी निफ्टी का 400 500 पॉइंट गिरना, या सेंसेक्स का 1200 1500 पॉइंट गिरना, हम्म। फिलहाल ये कॉमन हो गया है। इस स्थिति के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि छोटे छोटे निवेशकों को है ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं, ये एक टाइम ऐसा होता है कि जब सच में आपको आपके एडवाइजर की, कंसल्टेंट की जरूरत होती है। बिकॉज हम्म। दोस्त हु आर एक्सपीरियंस इन द मार्केट, दे हम्म। आर द राइट पीपल टू गाइड यू कि व्हाट इज द टाइम टू एंटर इनटू नाउ। और कोई समझो कि ये सिचुएशन में कोई अच्छी कंपनियां
15-20%, 25% अपने ओरिजिनल प्राइस से नीचे आती है, तो हम्म, एक अपॉर्चुनिटी होती है बाई करने की। एट दिस लेवल पीपल कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली कैन स्टार्ट बाइंग अ गुड स्टॉक। बट एज आई सेड कि वो अपने कंसल्टेंट को एडवाइस करे तो उन लोगों के लिए भी अच्छा एक मौका होता है। जहां तक आज की मार्केट का सवाल है, ये स्थिति मैं मानता हूँ कुछ दिन तक और चलती रहेगी। सर अगर इसी तरह वॉर कंटिन्यू रहता है तो आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज द इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द लोकल मार्केट एज वेल एज द बिजनेसेस? या प्रिया जी, देखिए, अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय है ना, ठीक है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। जी। लेकिन स्टॉक मार्केट जैसे एक बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है, वैसे ही सबसे बड़ी चिंता ये युद्ध की यही है कि ये युद्ध के अंदर द वॉर इज इट्स बेसिकली ऑयल वॉर हो चुका ही है। जी। द वॉर इज बिकॉज ऑफ द ऑयल है। और आज पूरी दुनिया संकट में इसलिए है हम्म, कि दुनिया के अनेक देशों को जो ऑयल मिलता है वो ऐसे सिलेक्टेड गल्फ रीजन के कुछ कंट्री है, अमेरिका, रसिया है। यानी आप मान लीजिए ना कि करीबन दुनिया के 20-25 देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है। हम्म, अगर आपने प्रधानमंत्री जी का भी लोकसभा और राज्यसभा में वक्तव्य सुना हो, तो उन्होंने भी ये कहा कि भारत तो 41 कंट्री से ऑयल खरीदता है। हम्म, तो वैसे हमारे देश में ऑयल अनेक देशों से आ रहा है। हम्म, आज की स्थिति जो है वो उन्होंने अपने वक्तव्य में क्लियर की है। लेकिन अगर ये वॉर लंबा चलता है तो लोकली भी और मैं कहूँगा ग्लोबली भी दुनिया की सारी इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ी इम्पैक्ट होगी। हम्म, मैं लोकल की अगर बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली ये टाइम में ऐसा होता है कि वॉर जैसी सिचुएशन, वॉर कहीं और हो रहा है लेकिन उसकी इम्पैक्ट तो आज पूरी दुनिया पे है। और अपने यहाँ भी कुछ लोग रूमर्स वगैरह चलाते रहते हैं हम्म, कि क्राइसिस है, सप्लाई नहीं होगा या लॉकडाउन जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों को सरकार की ओर से आए हुए स्टेटमेंटों को, वक्तव्य को ध्यान से सुनना चाहिए, हम्म, देखना चाहिए। सरकार ने फिर से अपनी ओर से स्पष्ट कहा है कि 60 डेज तक तो रिजर्व हो सके का स्टॉक अपने पास है, कोई जी। क्राइसिस नहीं है। हम्म, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान ने फिर से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर अवर ऑल फ्रेंड कंट्री। जी। भारत इनमें से एक देश है, 5 देश जो गिना है उन्होंने, उसमें से जी। एक जी। देश भारत है। तो हम्म, भारत के तो शिप को रोकेंगे भी नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि जहां तक ये ऑयल सप्लाई का सवाल है, अपने ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगी। हम्म, लेकिन हाँ, ये सप्लाई थोड़ा आगे पीछे होना, मात्रा कम होनी, हम्म, फिलहाल लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि लोग ये फियर में भी स्टॉक करने लग जाते हैं और अननेसेसरी क्राइसिस क्रिएट होती है। हम्म, वैसी स्थिति से कारण क्या होता है कि इम्पैक्ट होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये वॉर लंबा चले तो हम्म, हमारे, देखिए ना, अभी स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है। मैं कुछ मोरबी की टाइल्स इंडस्ट्रीज के बारे में देख रहा था तो उनको भी इम्पैक्ट आ रही है। हम्म, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ डीजल इंजन से वो लोग काम चलाते हैं, तो हम्म, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उसकी इम्पैक्ट हो सकती है। और दूसरा ये है कि इन दिनों के अंदर अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल, सर्विस लेवल जो है इंडस्ट्रीज, वो उसमें वॉल्यूम अगर कम होता है ना, तो उसकी सीधी इम्पैक्ट जीडीपी पर अपने को दिखती है। हम्म, तो मैं ये मानता हूँ कि ये वॉर थोड़ा लंबा अगर और चला तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इस तरह से होगा कि जो टारगेट हमने सेट किए होंगे, फॉर एग्जांपल जीडीपी के, तो 7% के बदले हम 6% पे 1% नीचे आ सकते हैं। हम्म, हमारे एक्सपोर्ट के जो टारगेट है वो कम हो सकते हैं। हमारा इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जो अभी सीपीआई कंट्रोल में है, वो शायद 4.5%, 5% तक जा सकता है। हम्म, लेकिन ऑल दिस एज आई सेड सब्जेक्ट टू कि ये वॉर कितना लंबा चलेगा। हम्म, आज की स्थिति देखते हुए मेरा ये अपना मानना है, मेरा ओपिनियन ऐसा है, मेरी राय ये है कि ये वॉर थोड़ा लंबा चलेगा। जी। सर जैसे आपने कहा कि इंडिया के शिप्स निकल जाएंगे फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्रेंडली नेशंस,
तो ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर क्या असर पड़ेगा इस पे, इन्फ्लेशन पे, कमोडिटी प्राइसेस पे, सच एज ऑयल, गोल्ड। क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है जैसे कि भारत है, रशिया है, चाइना है, इनके शिप्स जाने दे रहे हैं, लेकिन बाकी कई सारे उन्होंने रोक के रखे हैं। जी, हाँ, वही मैंने कहा ना कि वो फ्रेंड्स जो है हम्म। उनके लिए बोला है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम्म। ओपन है। इसलिए हम्म। क्या होता है, देखिए दुनिया के बाकी देशों को इम्पैक्ट होगी, और जहाँ इम्पैक्ट होगी उसके साथ हमारा कहीं ना कहीं कोई तो व्यापार होगा। तो हम्म। उस प्रकार की स्थिति के अंदर मैं ये एक मुझे भय, जिसे आप कह सकते हैं, मेरा माइंड में एक फियर है कि हम्म। इसके कारण एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। अमेरिका में भी प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अगर आज आपने एक हमारे देश की एक बार बात कर लो फिर से, तो हम्म। आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज कम किए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और डीजल के जी, ऊपर 10%। 10 रुपये से। हाँ, और 10%। ये सरकार का, हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो 10 रुपया कम किया है, हम्म। डीजल के ऊपर 10 से 0 हुआ है, वहाँ पेट्रोल पे 13 से 3 रुपया हुआ है। तो हम्म। मैं ये मानता हूँ कि सरकार का ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है, यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस मॉडल जो हमारा है ना, मैं कह सकता हूँ कि सरकार ये बर्डन अपने पर ले रही हम्म। है। दे आर नॉट पासिंग ऑन टू दी द कंज्यूमर्स। हम्म। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन बनी है, हम्म। और जिस प्रकार से बाकी देशों के साथ भी ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हुआ है, तो उस वजह से ग्लोबली सप्लाई जब मैं ये कहूंगा कि चेन सप्लाई जब होती है ना, तो हम्म। उसकी इम्पैक्ट हमारे पर आएगी। आने वाला कुछ समय है ना, वो पूरी विश्व के लिए एक मैं कहूँगा ऐसे एक संकेत आ रहे हैं कि वो मुश्किल भरे दौर से हम गुजर रहे हैं। जी। और सर ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करता है तो। प्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमने 4 साल पहले जो रसिया और यूक्रेन का वॉर देखा, उस हम्म। समय पे किसी ने भी ये सोचा नहीं था जी। कि ये 4 साल तक चलते रहेगा, आगे भी और चलेगा। हम्म। लेकिन वो चल रहा है। हम्म। इसराइल और हमास के बीच में जो लंबा वॉर चला, और हम्म। अब तो ये स्थिति है कि अमेरिका इसराइल मिलके ईरान से लड़ रहे हैं। हम्म। ईरान एक साथ वापस गल्फ के 5-6 कंट्री के साथ लड़ रहे हैं। हम्म। इसराइल भी ईरान के साथ लड़ रही है, हमास पे लड़ रही है, लेबनान के साथ लड़ रही है। तो ऐसा हो रहा है कि ये पूरा एक रीजियन का वॉर हो गया अभी। द हम्म। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए। हम्म। यूरोपियन यूनियन, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि नेटो कंट्री ने हमको सपोर्ट नहीं किया है। हम्म। तो ये स्थिति है कि डियोगा गार्सिया के ऊपर जो अटैक हुए ईरान के, जो हम्म। मिलिट्री बेस है यूके के और यूएस के, हम्म। तो ये रीजनल वॉर आज जब 7-8-10 कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, आगे ये कहना मुश्किल है कि और कितने कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम्म। इराक पर भी हमला हुआ, लेबनान के ऊपर हमला हुआ है, जी। और गल्फ तो आप जानते ही है, यूएई है, कतार है, बहरीन है, हम्म। सऊदी अरब है। तो हम्म। और दूसरा मुझे एक चिंता का विषय ये है कि हालांकि ईरान कंसिस्टेंटली ये रिफ्यूज कर रही है कि हम्म। हमारी कोई बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन यूएस ने जो अपने 15 पॉइंट्स का एक लिस्ट भेजा हुआ है निगोशिएशंस के लिए, जो हम्म। ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ईरान के जो 5 टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें से सबसे पहले ये है कि जितना उनको लॉस हुआ है वो हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल कंपेंसेट करें। हम्म। दूसरा ये है कि गल्फ रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेस नहीं होने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स से राइटिंग में सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए कि हम्म। फ्यूचर में ऐसे दोबारा कभी अटैक होगे नहीं। तो हम्म। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अब जो हो रहा है ना, बहुत मुश्किल है कि कोई जी। इसके ऊपर निगोशिएशन हो सके, सेटलमेंट हो सके। और हम्म। इसके लिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये वॉर है ना, मुझे थोड़ा लंबा चलेगा ऐसा लग रहा है। हम्म। और ये वॉर की सिचुएशंस के हर कंट्री अपनी तरह उपाय करती है। हम्म। हमारे देश भी बहुत, भारत सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो ऑयल का सप्लाई रूटीन चलता रहे, हम्म। इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट ना हो, हम्म। कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट ना हो। वो हम्म। स्थिति में सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन एक वैश्विक व्यापार की जब स्थिति की आप देखते हैं ना, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हम्म। ऑयल का सप्लाई
कम ज्यादा हो सके, टाइम पे ना हो सके, तो हम्म, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का थोड़ा प्रोडक्शन लेवल कम हो सके, ये सारी चिंताएं हैं। और इसके लिए आप जो लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं ना, देखिए वॉर में कितना डैमेज हुआ है वो हम्म, तो वॉर के बाद ही समझेगा। हम्म। हेलो। जी सर, आवाज आ हेलो। रही। आवाज आ रही हाँ। है। जी जी। तो वॉर में क्या सिचुएशन हुई है ना, वो हम्म, तो अपने को बाद में ही समझेगा, वॉर हम्म, खत्म होने के बाद, किस हम्म, कंट्री में कितना होता है। लेकिन साधारणतः हमने ये, अगर इफ यू गो टू द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ ऑल द वॉर व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, तो हम्म, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से भी हम देखेंगे ना, जितने वॉर हुए हैं, तो हम्म, ग्लोबल इकोनॉमी को कि कहीं जगह पे 1 साल लगा है, कहीं 2 साल लगा है, कोई कंट्री को 1 साल 2 साल लगा हुआ है, ये आकलन करना मुश्किल है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप मुझे पूछ रहे हो ना, तो आने वाले एटलीस्ट 2 साल जो है हम्म। ना, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। जी। सेठी सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरा सवाल ये है कि जैसे कमलेश जी आपने बताया कि ये सब जो शर्तें रखी हैं, ये शर्तें बुरी नहीं मान सकता कोई भी, लेकिन शर्तें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के रखनी जरूरी है, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन होगा। उनको मालूम है नेगोशिएशन होगा, कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी बातचीत आगे चलेगी। और दूसरी एक बात मेरे देखने में आई है कि बहुत सी हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे नाटो है और दूसरी हैं, वो कई कई वर्षों से काम नहीं कर रही थी। जो वो अगर काम कर रही होती तो रिलेशन कंट्रीज के आपस में अच्छे होते। अब ये जो सडनली सारी चीजें उभर के आई हैं, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा सब कंट्रीज के बीच में। अब इस बाहर से और ये सारी जो समस्याएं ऊपर उठ के आई हैं, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि अब लोगों को नए तरीके से रिलेशन बनाने हैं। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे अगेंस्ट है, किसको मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या इम्पोर्ट कर सकता हूँ, किससे मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन मुझे तंग कर रहा है, पूरे विश्व में मैं कैसे अपनी पोजीशन को सही रख सकता हूँ। ये सारे सवाल सब देशों के पास उठ के आए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो जी सर देखिए, ये वॉर की सिचुएशन से है ना, बहुत सारी कंट्री की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई, और वो एक हिसाब से अच्छा भी हुआ है। जैसे कहा ना कि आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने कॉन्शियस डिसीजन लेके वो उन्होंने अपने आप को ये वॉर से अलग रखा है। प्रेसिडेंट ने इसीलिए स्टेटमेंट दे दिया कि नेटो कंट्री से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब जब हॉर्मस स्ट्रेट के लिए भी जब बात निकली, तो वो कहा था कि अपने मिलिट्री शिप हम लोग वहां भेजेंगे, लेकिन किसी भी यूरोपियन कंट्री ने उसमें सपोर्ट नहीं किया, जापान ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मना कर दिया। यानी मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अनेक देशों ने ये भूमिका ली है कि हम ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जो वॉर को और एस्केलेट करे। और उन्होंने वही कहा है, चाइना तक तो ये कहा है कि हम भी इस एरिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति कैसे बनी रहे, उस लिए हम प्रयास करेंगे, उसमें हमारी भूमिका हो सकती है। लेकिन उन्होंने भी वॉरशिप भेजने से इनकार किया है। ये जो आप बता रहे हो ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका के, अगर आप देखें तो बहुत कंट्री से इक्वेशन बदल गए हैं, विशेष करके ब्रिटेन से भी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हमको ब्रिटेन की कोई अब जरूरत नहीं है, नेटो देशों की हमको पहले उन्होंने मदद मांगी, बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि हमको उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हम्म, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर आप देखेंगे, तो दुनिया के अनेक देशों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि वो वॉर में कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, वो स्थिति को और एस्केलेट करना नहीं चाहता। और उस स्थिति के अंदर से देखे ना, तो मैं मानता हूं कि ये उनके हिसाब से एक अच्छा कदम है। हाँ, रसिया जिस प्रकार से अभी कहते हैं ना, मैंने लास्ट डिबेट में भी आपको कहा था कि साधारणतः ऐसा होता है कि वॉर में एवरीबॉडी इज अ लूजर। हम्म, कहने के लिए बोले हम कहें कि हम जीत गए और ये हार गया, पर हकीकत में कोई जीतता नहीं है, बिकॉज दोनों साइड से लॉस तो होता ही है। किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होता है, और कितनी जान हानियां होती है, कंट्री की इकोनॉमी रुइंड हो जाती है, तो एवरीबॉडी इज लूजिंग। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि एक रसिया एक ऐसा देश है कि जिसको ये वॉर से बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हम्म, रसिया के ऑयल की सप्लाई बढ़ी हुई है। हम्म, उनके उनके जो डेली के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, वो नंबर्स काफी ऑलमोस्ट, ऐसा एक वॉल्यूम मैंने कल डेटा देख रहा था, हम्म, लास्ट 2-3 महीने के अंदर उनका वॉल्यूम है ना 60-70% से बढ़ा हुआ है। एंड दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय यू नो एक्स्ट्रा सप्लाई
ऑल टू द अदर कंट्रीज। लेकिन ये एक तो एक्सेप्शन जैसी बात हुई। पर सेठी सर, मैं ये मानता हूँ, देखिए आपका बात जो आपने कहा ना, निगोशिएशंस के टेबल के ऊपर तो हार्ड लाइन से ही शुरुआत होती है। इश्यू कहाँ होता है, एक एक पार्टी, एक कंट्री एक्स एक्सिस से बात चालू करती है और दूसरी वाई एक्सिस से करती है। अब एक्स और वाई को बीच में लाना, वो लंबा निगोशिएशन हो जाता है, और वो कितना लंबा चलेगा वो कहना मुश्किल है। अमेरिका कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा आज कहना मुश्किल है, ईरान कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा वो कहना मुश्किल है। और ये निगोशिएशन पे जितना टाइम निकलेगा ना, उतना डैमेज और बढ़ता है ना। मान लीजिए अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने और 10 दिन का टाइम दे दिया, बोला अब 10 दिन तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगे, उनके पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं होगे। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी क्लियर रिजल्ट ना। ये एट द मोस्ट आप सीज फायर कह सकते हो, टाइम बिंग उसको रोक दिया गया है, बट वी डोंट नो कि 10 दिन के बाद अगर वो क्या भूमिका लगे। एक साइड पे देखिए, आप देखे तो अभी ये भी बात हो रही है कि अमेरिकन नेवी के 2500 आर्मी फोर्स को उन्होंने वहां डिप्लॉय किया हुआ है। ग्राउंड पे आर्मी उतारने की एक साइड उन लोग की कवायद चालू है। 10,000 सोल्जर्सों की आर्मी उतारने की बात भी आज आई हुई है। तो हम्म। ये सब चीजों से क्या होता है, दे आर बाइंग द टाइम। और जब आप बाइंग द टाइम ना, तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, कंट्री सफर्स, और ये पर्टिकुलर इश्यू में द होल वर्ल्ड सफर्स। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इम्पैक्ट दुनिया के सारे देश, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि निगोशिएशंस के टेबल पे वो आएंगे। लेकिन फिर भी सेठी जी, मैं कहूंगा कि मुझे ये कोई बहुत जल्दी मसला सुलझे ना, ऐसा लग नहीं रहा। हम्म। अरे एक चीज में दिखने में आ रही है कि लोग ताकत दिखा रहे हैं अपनी, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ताकत दिखा रहे हैं हम शक्तिशाली हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे, वो दिखाने में तो झगड़ा हो जाएगा, वार हो जाएगी। हाँ, नहीं, इसके लिए देखिए अब ना जो आप दिखा चुके हैं वो भी परेशान है। अमेरिका इतना बोल चुका है, ये करूंगा वो करूंगा, वो परेशान है। रशिया इतना परेशान हो गया बोल बोल के। तो ये सब बोलना कुछ और करना कुछ, अभी सबकी दोनों दो अलग अलग भाषा बोल रहे थे, में आ गई है। नहीं, आपने जो जैसा आपने कहा ना, बोला कि वो बोल कुछ रहे हैं, वो कुछ हो रहा है। क्या है, वॉर की जो स्ट्रेटेजी हर कंट्री की अपनी होती है। लेकिन आप जो बताए ना, कमजोर देश भी होगा ना, तो वो भी कभी ये नहीं बताएगा वॉर के समय में, व्हेन दे आर एक्चुअली इनटू द वॉर, कि हम कमजोर पड़े या हमारे। आज भी देखिए ईरान के तेवर आप देख लीजिए, ईरान आज भी बोल रहे हैं हम फिर से ड्रोन से अटैक करते ही है, मिसाइल से छोड़ते रहते हैं वो। गल्फ तो उनका, उन्होंने कहा है ना कि गल्फ रीजन में अमेरिका के मिलिट्री बेस नहीं होने चाहिए, हमारी प्री कंडीशन है। अब एक इस सेंटेंस में सारी कौन सा, एक एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, तो लोग बोलते हैं कि हम वार नहीं करना चाहते लेकिन हमें कमजोर मत समझो। हाँ, क्या होता है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक स्टेटमेंट था कि शक्ति से ही शांति आएगी। लेकिन शक्ति से शांति कब आएगी, जब आप शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। अगर आप जब शक्ति का शांत हो गए साथ में, पीस भी चाहिए। हाँ, हाँ, अगर आप शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो देर वोंट बी अ पीस, देर वोंट बी अ पीस। और हर जगह तो वेनेजुएला नहीं है कि वेनेजुएला में अटैक कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आए और उसको प्रोसिक्यूट भी कर दिया। ईरान तो कोई वेनेजुएला है नहीं, दुनिया के बाकी देश वैसे नहीं है। और अगर आप गल्फ की भी अगर आप स्टेटमेंटों को देखें, तो सऊदी अरेबिया ने भी तो अभी तो स्टेटमेंट दिया है कि ईरान अगर हमला करना हमारे पे और चालू रखेगा, तो फिर हमको भी उसका जवाब देना होगा। मतलब क्या है कि अब तक जो लग रहा था ना, गल्फ कंट्री भी रिटेलिएट नहीं कर रही थी। लेकिन शायद, मुझे मेरा ये मानना है कि एक ऐसा समझौता गल्फ रीजन का यूएस के साथ था कि मिलिट्री बेस हमको दीजिए, आपका ऑयल दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट सुरक्षा करने में इस बार विफल रहा है। अटैक हो ही गए ना, बहरीन के ऊपर अटैक हुए, यूएई पे तो भाई 200-300 के ऊपर ड्रोन छोड़े गए हुए हैं। तो अटैक हो रहे हैं। और आज अगर आपने इसराइल का भी स्टेटमेंट देखा हो, तो इसराइल ने आज भी ईरान के ऊपर मिसाइल से अटैक किए हुए हैं, लेबनान के ऊपर अटैक किए हुए हैं। तो कहाँ, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प के सीज फायर डिक्लेयर करने से यूएस खाली अटैक नहीं करेगा, बाकी वॉर कहाँ रुका है, वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, आज भी चल रहा है वो। अब एक चीज स्पष्ट हो गई है, जैसा मिरर है उसे वैसे लोग दिख रहे हैं उसमें। हाँ, पहले लोग दिखा रहे थे हमारी ये पोजीशन है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये क्या थे, अभी असलियत लोगों के सामने आई है। तो अभी रियल इश्यूज पे बात होगी और सोल्यूशन निकलेंगे। एक अच्छी सिचुएशन है ये। जी, इसमें मेरा अभी भी मानना है कि रशिया, चाइना और हमारा देश भारत, ये तीन देश है ना, महत्व की भूमिका निभा सकते हैं। और
देखिए हर कंट्री की अपनी एक विदेश नीति जिसे हम कहते हैं ना, ये दिस आर ऑल द प्रिया, जो टेस्टिंग टाइम होता है कि सच हम्म। में आपने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है, आपकी डिफेंस पॉलिसी है, वो काम आ रही है कि नहीं आ रही है। आप देखिए इसराइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन, इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट हमने किए हुए हैं। ईरान के साथ चाबार एयरपोर्ट पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर भारत सरकार ने इन्वेस्ट किए चाबार एयरपोर्ट डेवलप के लिए। और हम्म। वो ईरान भी कह रहा है भारत हमारा मित्र है। तो इस प्रकार से भारत जैसे देश है ना, वो आज एक लीड रोल कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर है ना, हम्म। रशिया चाइना और भारत को मिलकर कोई अगर लीड लेता है ना, तो कोई अच्छा सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। बाकी आज की स्थिति से अगर हम देखें ना, तो हम्म। मुझे लगता है कि ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। जी जी। जी। तो कमलेश जी, अच्छी चर्चा रही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक और इस जी बात जी को और भी आगे एनालाइज करते हैं। तब तक और भी डेवलपमेंट्स होंगे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं पीस टॉक की, लेकिन चाइना के, जी। सॉरी, ईरान के बहुत सारे डिमांड्स हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ दिस डेवलप्स एंड वी विल टॉक अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।